प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप में जो अस्थिरता बन गई थी, वहीं से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इस संघर्ष को ही इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ देशों को मिली पराजय, उनके बीच हुई संधियां और परिस्थिति के अनुसार बने नियम ज्यादा समय तक नहीं चल सके और 2 दशक में ही टूट गए, जिसके पूर्व से भी अधिक विनाशकारी परिणाम सामने आए। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर जर्मनी में सत्ता बढ़ाने के लिए एडोल्फ हिटलर और उनके राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने देश को फिर से स्थायी किया और विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने जैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इटली और जापान के साथ रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी पर आक्रमण करने की तब प्रेरणा मिली जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन तब ये किसी को पता नहीं था कि अगले 6 वर्षों में ये संघर्ष किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा और दुनिया की बहुत बड़ी भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इस बारे में कुछ का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था। इधर इटली ने 1935 में एबीसिनिया में घुसकर उसे हरा दिया था। 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में रीमिलिटराइजेशन का काम किया था। 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वॉर हुआ था। 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी इसके लिए 2 दिनांक विशेष रूप से याद रखी जाती हैं, जिसमें 7 जुलाई 1937 जिसे दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का दिन माना जाता है, जब मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिससे जापान और चाइना के बीच सबसे लंबा युद्ध शुरू हुआ था, और 1 सितंबर 1939 का दिन जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से प्रतिशोध लेने की घोषणा की थी और युद्ध छिड़ गया था। पोलैंड की घुसपैठ से लेकर युद्ध तब खत्म हुआ जब जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया, लेकिन इतने सारे वर्षों में दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध में ही व्यस्त रहे। दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं थी, इसलिए इस विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जापान की रूस जापान युद्ध में सिजरिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस नेवी ने 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे वॉर प्लान ऑरेंज कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक इस प्लान को नई नई तकनीकों से अपडेट किया जाता रहा था। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय बहुत ही अस्थायी समय था। 1929 के काले मंगलवार ब्लैक ट्यूसडे से ही विश्व भर में मंदी का समय शुरू हो गया था। 1933 में हिटलर के हाथ में सत्ता आने पर उसने 1918 की वर्साइल की संधि को तोड़ दिया, जिससे आर्थिक गिरावट आ गई और यह घोषणा की जर्मनी को लिविंग स्पेस या लेबेनसेरोम की आवश्यकता है। हिटलर ने पश्चिमी देशों की शक्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया और समस्त संधियों को समझकर उनसे मिलने वाले पश्चिमी देशों के लाभ को समझना शुरू किया। 1936 में राइनलैंड में रीमिलिटराइजेशन करने के लिए वेर्सलिएस और लोकार्नो की संधि एक बार फिर से तोड़ी गई, जो कि यूरोप का बॉर्डर कहलाता था। ऑस्ट्रिया के अंचलस और चेकोस्लोवाकिया के रैम्प पर कब्जे का कारण लेबनेसम तक हड़पना हिटलर की महत्वाकांक्षा थी। तीसरा, रोम बनाने की इटली की इच्छा ने देश को नाजी जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंधों में धकेल दिया। इसी तरह जापान ने 1919 में पेरिस में अपने बहिष्कार से नाराज होकर आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए जापान के साथ एक पैन एशियाई क्षेत्र बनाने की मांग की, और इस तरह प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग को और अधिक बढ़ा दिया।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति और गृहयुद्ध के बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR की स्थापना हुई थी, जो इससे पहले तक व्यापक कम्युनिस्ट राज्य कहलाया जाता था। लेकिन पश्चिमी गणराज्य और पूंजीपति बोल्शेविज्म के प्रसार से डर गए थे। साथ ही इटली, जर्मनी और रोमानिया जैसे कुछ देशों में साम्यवाद की प्रतिक्रिया में कुछ हद तक रूढ़िवादी समूह सत्ता में आ गए। जर्मनी, इटली और जापान ने पारस्परिक समर्थन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस डर से कि सहयोगी राष्ट्रों से उनका सामना होगा, उन्होंने कभी भी कार्रवाई की एक व्यापक या समन्वित योजना विकसित नहीं की। इतने सारे घटनाक्रमों में दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, दुनिया समझ ही नहीं सकी, लेकिन ये तय है कि ये युद्ध किसी भी एक देश की महत्वाकांक्षा या एक जगह हुई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि बहुत सारे कारण थे जो इस विध्वंसकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई समस्त संधियों में कुछ संधियां ही ऐसी थी जो सभी देशों को संतुष्ट करती। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कई अन्य देश भी पेरिस की संधि से खुश नहीं थे, क्योंकि इसके अनुसार उन्हें हथियारों का उपयोग बंद करना था। जर्मनी ने आक्रमण के डर से वर्सेली की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रथम विश्व युद्ध ने कई देशों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला था। हालांकि यूरोपियन आर्थिक अवस्था 1920 तक बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में आए परिवर्तन ने यूरोप में भी मंदी का दौर ला दिया था, और ऐसी खराब आर्थिक स्थिति में कम्युनिज्म और फासिज्म में अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का ज्वार उमड़ पड़ा था, वो भी विशेषकर उन देशों में जो युद्ध में हार गए थे। राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के कारण कुछ देशों में डिक्टेटरशिप बढ़ने लगा, जिनमें भी जर्मनी, इटली, जापान और सोवियत संघ मुख्य थे। पहले विश्व युद्ध के पश्चात चेकोस्लोवाकिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, लेकिन 1938 तक जर्मन क्षेत्र से घिरा हुआ था। हिटलर पश्चिमी चेकोस्लोवाकिया के एक क्षेत्र सुडेनेटलैंड को भी जर्मनी में जोड़ना चाहता था, जहां कई जर्मन रहते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन हिटलर को प्रसन्न करना चाहते थे और हिटलर के वादे के बाद सुडेनलैंड के लिए अपनी मांगों पर सहमत हुए थे कि वह अधिक क्षेत्र की मांग नहीं करेंगे। मार्च 1939 के दौरान ही बचे हुए चेकोस्लोवाकिया पर भी हिटलर ने कब्जा कर लिया। इस तरह पूरी दुनिया के देश दो प्रतिद्वंदियों में बंट गए, जिनमें भी कुछ देश ऐसे थे जो उदासीन थे और जिनका न प्रथम विश्व युद्ध और न ही द्वितीय विश्व युद्ध में कोई योगदान था, लेकिन साथ ही भारत जैसे कई ऐसे देश भी थे जिन पर किसी यूरोपीय राष्ट्र का शासन था, इस कारण उन्हें उसके पक्ष में ही रहने का दबाव था। लेकिन फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के मुख्य खिलाड़ियों में जर्मनी, जापान और इटली के लोगों के नाम सामने आते हैं, जिनमें एडोल्फ हिटलर, डेर पर्दर, जापान के प्रधानमंत्री एडमाइरल हिडेकी इटली के प्रधानमंत्री बेंटो मुस्सोलिनी बड़े नाम थे। इस तरह जर्मनी, जापान और इटली ने एक्सिस पावर नामक एक गठबंधन बनाया। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और दो जर्मन निर्मित राज्य क्रोएशिया और स्लोवाकिया अंत में शामिल हो गए। इनके सामने यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और सोवियत संघ ने गठबंधन बनाया था और ये ग्रुप ध्रुवीय शक्तियों के सामने खड़ा हुआ था। 1939 से लेकर 1944 तक लगभग 50 देश आपस में कोई न कोई कारण से लड़ चुके थे और 1945 में 13 और देश इस युद्ध में शामिल हो गए थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, फिलीपींस और यूगोस्लाविया बड़े नाम हैं, जिनमें भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, चाइना के जनरल चियांग काई शेक, सोवियत यूनियन के जनरल जोसेफ स्टैलिन मुख्य नाम हैं। इस तरह पूरे युद्ध में गठबंधन वाले राष्ट्र और ध्रुवीय देशों को मिलाकर कुल 70 मिलियन लोगों की फौज लड़ी थी। फिनलैंड ने किसी भी पक्ष को आधिकारिक रूप से ज्वाइन नहीं किया था,
लेकिन इसके और सोवियत संघ के युद्ध ने विश्व युद्ध द्वितीय की शुरुआत कर दी थी। 1940 में जरूरत को देखते हुए फिनिश ने सोवियत रूस को पछाड़ने के लिए नाजी जर्मनी को ज्वाइन कर लिया था। 1944 में जब फिनलैंड और सोवियत के मध्य शांति की घोषणा हो गई, तो फिनलैंड ने सोवियत को हटाने के लिए जर्मनी के साथ मिल गया था। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन ने युद्ध के समय उदासीन रहने की घोषणा की थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की। डेनमार्क, लक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस जल्द ही जर्मनी के नियंत्रण में आ गए और केवल यूनाइटेड किंगडम पीछे जर्मनी का सामना करने के लिए बच गया। 10 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में जर्मनी के साथ देने की घोषणा की और ये युद्ध ग्रीस और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। 14 जून 1940 को जर्मनी की फौजों ने पेरिस पर आक्रमण किया। जुलाई 1940 से सितंबर 1940 तक जर्मनी और ग्रेट इंग्लिश कोस्ट लाइन पर ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा। 7 सितंबर 1940 से मई 1941 तक लंदन में रात के समय में जर्मनी का हवा में बमबारी अभियान चला, जिसे ब्लिट्ज के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1941 को ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ की फौजों ने लीबिया के टोब्रुक के पोर्ट सिटी पर कब्जा कर लिया था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन में घुसपैठ की थी। सितंबर 1941 में जापान की फौजें इंडो चाइना बॉर्डर में भीतर तक आ गई थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था और आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट के बेड़े को खत्म कर दिया था और 8 युद्धपोतों को तबाह कर दिया था। जापान ने फिलीपींस में क्लार्क और इबा एयरफील्ड पर भी हमला किया, जिसमें अमेरिकी सेना के आधे से ज्यादा विमान नष्ट हो गए। 8 दिसंबर 1941 को रूजवेल्ट ने कांग्रेस में दिए भाषण के साथ ही अमेरिका ने जापान से युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दौरान जापान हांगकांग, गुआम, वेक द्वीप समूह, सिंगापुर और ब्रिटिश मलाया पर हमला कर दिया। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने यूनाइटेड स्टेट्स से युद्ध की घोषणा कर दी। क्रिसमस 1941 तक जापान ने थाईलैंड, गुआम, हांगकांग और वेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया। 1942 में गठबंधन वाले देशों ने ध्रुवीय शक्तियों को नॉर्थ अफ्रीका और सोवियत संघ में आगे बढ़ने से रोका। फरवरी 1942 को जापान ने मलय पेनिसुएला में घुसपैठ की। सिंगापुर ने 1 सप्ताह के भीतर ही सरेंडर कर दिया। 4 जून से 6 जून 1942 को जापान के प्लेन हवाईयन आइलैंड में घुस गए और मिडवे आइलैंड में ही यूनाइटेड स्टेट ने मिशन का कोड क्रैक कर लिया। इस तरह जब जापान ने मिडवे पर अटैक किया, तो न केवल अपने 4 एयरक्राफ्ट खोए, बल्कि 200 प्लेन और पायलट भी गंवाए और यूनाइटेड स्टेट को एक ही बार में जीत हासिल हो गई। 19 अगस्त 1942 को जैसे ही जर्मनी ने रशिया में घुसने की कोशिश की, स्टालिनग्राड का युद्ध शुरू हो गया। अगस्त 1942 से लेकर फरवरी 1943 तक यूएस मरीन ने गुडालकेनाल के पैसिफिक द्वीप पर कब्जा कर लिया। 23 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सेना ने ध्रुवीय शक्ति की सेना को ई.आई. अलामीन के दूसरे युद्ध में ट्यूनीसिया की संधि में पीछे धकेल दिया। 1 फरवरी 1943 को जर्मन फौजों ने स्टालिनग्राड में सरेंडर कर दिया और बहुत बड़े हिस्से में रूस से हार गया। इस हार से जर्मनी पूर्व में आगे बढ़ने से रुक गया। 10 जुलाई 1943 को गठबंधन के देशों ने इटली में लैंड किया। 25 जुलाई 1943 को इटली के राजा की पूरी शक्ति लौट आई और मुसोलिनी को परास्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। 1943 नवंबर से लेकर मार्च 1944 तक यूएस मरीन ने बोगनविले में सोलोमन आइलैंड में घुसपैठ की और इसे जापानियों से वापस छुड़वाया। 6 जून 1944 को गठबंधन की शक्तियों ने एक साथ नॉर्मंडी के समुद्री किनारों पर लैंड किया, जिनमें नाम थे उताह, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड शामिल थे। इस लैंडिंग में 5000 जहाज, 1100 एयरप्लेन और 15000 सर्विसमैन शामिल थे।
25 अगस्त 1944 को अमेरिकन और फ्री फ्रेंच फोर्स ने पेरिस को मुक्त करवाया। 27 जनवरी 1945 को सोवियत की फौजों ने क्राकोव, पोलैंड के पास स्थित ऑस्चविट्ज कैंप कॉम्प्लेक्स को मुक्त करवा लिया। 19 फरवरी से 26 मार्च 1945 तक के बीच में यूएस ने जापान से इवो जिमा आइलैंड के लिए समुद्री युद्ध किया। 12 अप्रैल 1945 को जॉर्जिया में रूसवेल्ट की मृत्यु हो गई और वहां पर हैरी ट्रूमैन ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। 25 अप्रैल 1945 को सोवियत ने बर्लिन को घेर लिया और 28 अप्रैल 1945 को स्विट्जरलैंड से भागते हुए मुसोलिनी को मार दिया गया। 29 अप्रैल 1945 को यूएस के सैनिकों ने जर्मनी में म्यूनिख के बाहर दचाऊ को मुक्त करवाया। 1945 में 30 अप्रैल के दिन ईवा ब्राउन, जो कि हिटलर की पत्नी थी और हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। 7 मई 1945 को जर्मनी ने रिम्स में रेड स्कूल हाउस में एसेनहोफर के हेडक्वार्टर में आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई को वी डे मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन युद्ध विराम हुआ था। 1945 से 8 मई को यूरोप में वी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामो गोर्डे पर एटॉमिक बम गिराया गया था। 29 जुलाई 1945 को ट्रूमैन ने जापान को चेतावनी दी कि यदि उसने सरेंडर नहीं किया तो देश को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन जापान ने युद्ध जारी रखा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के दिन लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया था, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। जापान की सरकार से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा बम जिसका नाम फैटमैन था, उसे नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें 80,000 लोग मारे गए। 14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका की सभी शर्तें मान ली और युद्ध बंद कर दिया और इस दिन जापान पर जीत का विजय डे घोषित किया गया। 2 सितंबर 1945 के दिन टोक्यो की खाड़ी में जापान ने यूएसएस मिसौरी को आत्मसमर्पण करते हुए औपचारिक कागजों पर हस्ताक्षर किया। 1947 के मार्च में एक जापानी सैनिक हिरो ओनोडा, जो तब भी युद्ध लड़ रहा था, फिलीपींस में लुबांग द्वीप पर एक खोजी दल द्वारा खोजा गया था। जब वह अपने पूर्व कमांडिंग अधिकारी द्वारा आश्वस्त हो गया कि युद्ध खत्म हो गया है, तो उसने मनीला जाकर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस को आत्मसमर्पण कर दिया। हिरो ओनोडा की मृत्यु 16 जनवरी 2014 को 91 वर्ष की आयु में हुई। इस युद्ध की जो सबसे बड़ी हानि सामने आई वो थी जनहानि। अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने को मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे क्रूर, विनाशकारी और दर्दनाक घटना माना गया है, जिसका परिणाम कई पीढ़ियां भुगत चुकी हैं और कई भुगतने वाली हैं। इस कारण इसके बाद इस पर पूरी तरह रोक लगाई गई, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान कुल 12 मिलियन जवानों को मार गिराया गया, जबकि 25 मिलियन नागरिक भूख, बीमारी इत्यादि कारणों से मारे गए। 24 मिलियन लोग इस युद्ध में घायल और विकलांग हुए। यूएस द्वारा जापान में बम गिराने के कारण 1,60,000 जनहानि हुई। इस तरह दूसरा विश्व युद्ध हर दृष्टि से मानव जाति के लिए भयंकर विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के समय हताहत आमजनों की वास्तविक संख्या कभी नहीं जानी जा सकती। इनमें बहुत सी मौतें तो बम ब्लास्ट, नरसंहार, भूख और युद्ध से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कारण हुई थी। हिटलर के दैविक अंतिम समाधान के हिस्से के रूप में नाजी एकाग्रता शिविरों में अनुमानित 45 से 60 मिलियन लोगों की हत्या में 6 मिलियन यहूदी मारे गए थे, जिन्हें अब होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि सोवियत यूनियन के 7 मिलियन सैनिक घायल हुए थे। ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान लगभग 6 मिलियन यहूदी तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में ही मारे गए थे और रोम के हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी शामिल थे।
इस युद्ध में बहुत भारी मात्रा में जमीन की हानि हुई थी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हुए थे, जिसमें केवल अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इस युद्ध में बहुत सी बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धपोत और फाइटर प्लेन ध्वस्त हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के समस्त देश पूंजीपति और साम्यवादी दो भागों में बंट गए, जिसमें यूएसए पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि रशिया साम्यवादी का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने विश्व पटल पर एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम शीत युद्ध है। और इस शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने परमाणु हथियार तैयार कर लिए, जिसका घातक परिणाम जल्द ही दुनिया को भुगतने होंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेमोक्रेटिक लहर भी चली और बहुत से देशों के लोग अपनी स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी के लिए जागरूक हो गए, जिसके अंतर्गत बहुत से उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली, जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। इसके कारण उपनिवेशवाद का समापन हुआ। उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में हुई, जिसके कारण भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इजिप्ट जैसे देशों को ब्रिटिश एम्पायर से मुक्ति मिली और वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को फ्रेंच एम्पायर से मुक्ति मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने युद्ध के विक्टिम देशों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और कम्युनिज्म के प्रभाव को रोका। इस घोषणा को ट्रूमैन की घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा के बाद यूएस के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने विक्टिम देशों को सपोर्ट करने के लिए प्लान बनाया, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत यूएस ने यूरोपियन देशों को क्षतिपूर्ति के लिए 12.5 बिलियन डॉलर दिए थे। 17 से ज्यादा देशों में खाद्य सामग्री, कृषि और ट्रांसपोर्ट इत्यादि के लिए पुनर्निर्माण किया गया। इस योजना से 18 देशों को खाद्य, मशीनरी और अन्य सामानों में 13 अरब डॉलर की राशि मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में यूएसएसआर ने काउंसिल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस की स्थापना की, जिससे यूरोपियन देशों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस प्लान का यूएसएसआर के विदेश मंत्री मोलोटोव ने प्रस्ताव दिया था, जिससे उनका व्यापार और आर्थिक स्थिति का स्तर सुधर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के एक महीने के बाद 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। नेशन के इस लीग की स्थापना वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन ये असफल रही। इसलिए 4 साल बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और यूएन की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति कायम